हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूं आज आपके लिए द वेस्ट लैंड, टी.एस. एलियट महोदय के द्वारा लिखा गया आज तक की यह मॉडर्न पोएम में सबसे बेहतरीन पोएम मानी जाती है। ये सेकंड वीडियो है ये द वेस्ट लैंड का। फर्स्ट वीडियो जो था वो जनरल सेक्शन का बनाया था मैंने, जिसमें 57 एमसीक्यूज के माध्यम से मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए थे वो मैंने कवर किया था। अब हम यहाँ कवर करेंगे फर्स्ट पार्ट द वेस्टलैंड का और सेकंड पार्ट द वेस्टलैंड का। यानी कि आपको पता है कि 5 जो पार्ट्स हैं वेस्टलैंड के, उन 5 पार्ट्स या 5 सेक्शंस में से हम 2 पार्ट्स को यहाँ कवर करेंगे इस सेकंड वीडियो में। तो आपको क्या क्या मिलने वाला है सबसे पहले वो आपको बता दी जाए। द वेस्टलैंड की पूरी कहानी में आपको लाइन बाय लाइन, जैसे आप अगर कभी टेक्स्ट पढ़ोगे, टेक्स्ट में जैसे लाइन बाय लाइन आपको मिलेगा वैसे लाइन बाय लाइन में आपको यहाँ स्टोरी इमेज के माध्यम से बताऊंगा, एक्सप्लेन करके सारे के सारे कैरेक्टर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कोड्स। उसके बाद जब हम इस पार्ट को खत्म करेंगे, फर्स्ट पार्ट द वेस्टलैंड का खत्म करेंगे, उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर को यानी एमसीक्यूज के फॉर्म्स में कंफर्म करेंगे। यानी कि कोई भी एक भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होने वाला है। आपको इस एक्सप्लेनेशन में मिलेगा, साथ में आपको नोट्स में मिलेगा। आपको लिखने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इस स्टोरी को सुनते समय, क्योंकि जो भी कोट्स या जो भी वर्क्स मिलेंगे आपको यहाँ, वो आपको मैंने नोट्स में रखा हुआ है, तो आप वहां से कंफर्मली आप उसे देख लिख और समझ सकते हैं। तो केवल आपको समझना है इस कॉम्प्लेक्स पोयम द वेस्टलैंड को। हम शुरू करते हैं इस वेस्टलैंड की जर्नी को। यह कहानी है मॉडर्न ह्यूमन की, जो बाहर से जिंदा तो दिखता है लेकिन अंदर से सूखा, टूटा और खोखला हो चुका है। पोएम की शुरुआत होती है एक अजीब, डरावनी और सिंबॉलिक एपिग्राफ से। एपिग्राफ क्या होता है? एक्चुअली एपिग्राफ वह कोटेशन या वह स्टेटमेंट होता है जो किसी वर्क या पोयम या नॉवेल की स्टार्टिंग में दिया जाता है, और यह पूरी की पूरी वर्क को एक क्लू देता है कि ये पूरा वर्क या पूरा पोयम या पूरा नॉवेल किस पर बेस्ड होगा। आप इस एपिग्राफ के लाइंस को देख सकते हो। आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये एपिग्राफ दो लैंग्वेज में लिखा गया है, फर्स्ट लैटिन में और सेकंड ग्रीक। आपको ग्रीक लैंग्वेज थोड़ा सा अलग दिखेगा, आप अगर चेक करेंगे ये ग्रीक है और ये ग्रीक है, बाकी सब लैटिन में लिखा हुआ है। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि एपिग्राफ किस लैंग्वेज में लिखा गया है, ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट पार्ट एपिग्राफ का किस लैंग्वेज में है और सेकंड पार्ट एपिग्राफ का किस लैंग्वेज में है। और ये भी आपको लिखा है कि किसके द्वारा लिखा गया। ये पेट्रोनियस की बुक है, सेट्रिकॉन। पेट्रोनियस महोदय की बुक सेट्रिकॉन से ली गई ये एपिग्राफ लैटिनो ग्रीक का एक पार्ट है, जहां से ये स्टार्ट होता है हमारा पोयम। इस एपिग्राफ में क्या लिखा है? एक्चुअली इस एपिग्राफ में सिबल ऑफ क्यूमाई का दृश्य है। वह एक शीशी, जिसे एम्पुला कहते हैं, उसमें लटकी हुई है, और जब बच्चे उसे पूछते हैं सिबल व्हाट डू यू वांट, तो वह जवाब देती है आई वांट टू डाई। यानी यहां साफ हो जाता है कि अब तो अमरता भी बोझ बन चुकी है और पूरी कविता का स्वर तय हो चुका है कि लोग जीवन से थक चुके हैं। अब उनकी इच्छा है मृत्यु की, मरने की। सिबल भले अमर हो, लेकिन बूढ़ी हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, थक चुकी है लाइफ से, इसलिए वो मरने की इच्छा रखती है। और ये एपिग्राफ बताता है कि इस पोयम में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। एलियट यह कहानी अपने मित्र एजरा पाउंड को समर्पित करते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। और उन्हें समर्पित करते हुए ये लिखते हैं एल मिग्लियोर फैब्रो, जो एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है बेहतरीन कारीगर। उस कारीगर ने बहुत अच्छे तरीके से एलियट महोदय की इस पोएम को एडिट करके और 1000 लाइंस को शॉर्ट करके हाफ से कम कर दिया। एजरा पाउंड के लिए लाइन जो ये है, जो लैटिन लैंग्वेज में लिखा है, वो जस्ट एपिग्राफ के बाद लिखा हुआ है, और ये पोयम एजरा पाउंड को डेडिकेट भी किया है हमारे एलियट महोदय ने। यह पोयम वेस्टलैंड, जिसे एलियट ने जेसी वेस्टन की बुक फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस से लिया है, जहां फिशर किंग के घायल होने से पूरी भूमि बंजर हो जाती है, और फिशर किंग के लिए, फिशर किंग को सही करने के लिए, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, उनके जो ऑर्थरियन लीजेंड्स होते हैं, जो नाइट्स होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वो जाते हैं होली ग्रेल की खोज में और खोज करके लाते हैं। फिर फिशर किंग जो है वो सही हो जाता है और भूमि बंजर के बजाय उपजाऊ हो जाती है। तो जेसी वेस्टन की इस बुक पर ही बेस्ड है आपका वेस्टलैंड। अब शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट को। इस पोएम की फर्स्ट पार्ट, जिसका नाम है द बेरियल ऑफ द डेड, ब्यूरियल नहीं है ये। इसके बाद
पोएम अचानक से स्टार्ट होता है एक अजीब सी लाइन से। ये है फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। जो महीना हमेशा जीवन, हरियाली और रिन्यूअल का प्रतीक माना जाता था, वही मॉडर्न इंसान के लिए सबसे क्रूर बन गया है। एक 1920s वाला अप्रैल जो था, वो यूरोप के लिए बहुत ही शानदार मंथ हुआ करता था। हरियाली और रिन्यूअल का प्रतीक माना जाता था, क्योंकि उस समय नए नए पौधे, नए नए फूल, नए नए प्लांट्स उगा करते थे। एक नया जीवन देते थे वो पृथ्वी को भी, और पृथ्वी पर पनपने वाले फूल, पेड़ पौधों को भी। लेकिन वही अप्रैल मॉडर्न ह्यूमन के लिए एलियट महोदय के अकॉर्डिंग सबसे क्रूर हो चुका है। और ये फर्स्ट लाइन पैराडॉक्स है, ये याद रखिएगा। अब क्रूर क्यों बन चुका है? क्योंकि अप्रैल आते ही मेमोरी और डिजायर जाग उठती हैं। वो मेमोरी, वो लोगों की यादें, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद का सीन है। वर्ल्ड वॉर में जो भी लोगों ने तकलीफें देखी, परेशानियां देखा, कष्ट देखा, वो अप्रैल आते ही उनकी यादों में वो जागने लगती हैं। वो लोग सोचने लगते हैं। मॉडर्न इंसान याद नहीं करना चाहता उन यादों को, उन इच्छाओं को जिसको वर्ल्ड वॉर ने तबाह किया होता है। इसलिए उसे विंटर पसंद है। क्यों विंटर पसंद है? क्यों अप्रैल नहीं पसंद है? अप्रैल जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्प्रिंग को। स्प्रिंग क्यों नहीं पसंद है? जो कि सबसे अच्छा मौसम माना जाता है नए पेड़ पौधों को उगने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, लाइफ को रिन्यू करने के लिए, लाइफ को, पृथ्वी को। उसे विंटर अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि बर्फ सब कुछ ढक देती है। सब कुछ ढकने के साथ साथ यादें भी ढक देती है और इंसान को भूलने का मौका देती है। तो जैसे बर्फ सब कुछ ढक लेता है, साथ साथ यादों को भी ढक लेता है, वैसे जब स्प्रिंग आती है, अप्रैल आती है, वो यादें बाहर आने लगती है, वो इच्छाएं बाहर आने लगती है, वो कष्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वाला फिर से लोगों के जहन में पनपने लगता है, बढ़ने लगता है, कौंधने लगता है। इसलिए लोगों को अप्रैल क्रूएलेस्ट लगता है। फिर पोएम अचानक से आपको एक छोटे से सीन की तरफ लेके जाती है, और वो है मैरी नामक एक अरिस्टोक्रेटिक वुमन का। वो अपने बचपन को याद करती है। जर्मनी में पहाड़ पे कब गई वो, स्लेडिंग कब किया उसने, स्लेडिंग पर फिसलना कब शुरू किया उसने, जहां उसे डर भी था और आजादी भी थी। डर था, छोटी थी कहीं गिर ना जाए, और आजादी थी सब कुछ करने की। ये आवाज, एक्चुअली ये सारी की सारी आवाजें हैं जो पोएट के माइंड में कौंध रही हैं। ये मैरी हो, चाहे यादें हो, अप्रैल द क्लोएस्ट मंथ वाला लाइन हो, ये सब टीएस एलियट जो स्पीकर है, जो पोएट है, उसके जेहन में आ रही है। इसलिए इस पोएम को मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। ये सब टाइटल या वर्किंग टाइटल है द वेस्ट लैंड का। और इसलिए डिफरेंट वॉइसेस इसमें है क्योंकि डिफरेंट वॉइसेस ही इस पोएम को क्रिएट करती हैं। पूरा का पूरा पोएम जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस आती हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों की आवाजें आती हैं, और वो आवाजें टीएस एलियट सुनता है, और बाद में थर्ड फोर्थ पार्ट में टायरसिस सुनता है, और इन सुनने के कारण और टीएस एलियट जो है बाद में इस पोएम को बनाता है। तो ये आवाज जो है टीएस एलियट ने काउंटेस मैरी लैरिस, जो यूरोपियन अरिस्टोक्रेट है, उनसे प्रेरित होकर के रचा था। यानी कि जो मैरी के बारे में यहाँ बात कर रहा है पोएट, वो वास्तव में काउंटेस मैरी लैरिस थी, जिसे टीएस एलियट 1911 में म्यूनिक यानी जर्मनी में मिला था। तो जिनसे वो मिला था जर्मनी में 1911 में, उन्हीं को इसने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर मैरी, केवल मैरी के नाम से। कोई भी वर्ड, कोई भी नाम अगर आपको यहाँ इमेज में नहीं दिख रहा है, वो आपको एमसीक्यू में जरूर दिखेगा। मैरी की यादें टूटी फूटी हैं, उसमें कोई गहराई नहीं है। वो समझ नहीं पाती है कि वो यादें अच्छी हैं या बुरी। और ये यादें पोस्ट वॉर यूरोप की कल्चरल डिसइंटीग्रेशन और स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस को दिखाती है। याद रखिएगा, पोस्ट वॉर यूरोप की कल्चरल डिसइंटीग्रेशन और स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस। अचानक पोएट जो है वो सवाल करता है। ये आवाजें ही हैं जो उसके दिमाग में गूंज रही हैं। पोएट अचानक से सवाल करता है मॉडर्न मैन से या रीडर से, ह्यूमैनिटी के स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस के बारे में। व्हाट आर द रूट्स दैट क्लच, यानी इस पत्थर जैसी सूखी जिंदगी में ऐसी कौन सी जड़ें हैं जो जीवन को थाम सके, रोक सके, जिससे जीवन अच्छा बन सके। फिर कभी आंसर का वेट नहीं करता, खुद जवाब भी देता है और कहता है यह दुनिया बन चुकी है अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस, यानी टूटी हुई सभ्यता, बिखरी हुई संस्कृति और खोया हुआ विश्वास।
इसके बाद प्रेम की एक झलक आती है इस फर्स्ट पार्ट में, और वो है हायसिंथ गर्ल। ये हयासिंथ नहीं है, ये हायसिंथ गर्ल है। हायसिंथ गर्ल, यह प्रेम बस एक पल का है जो पूरा नहीं होता। याद रखिएगा, यह प्रेम बस एक पल का है। यानी हायसिंथ गर्ल को यहां पर इनडायरेक्टली प्रोस्टिट्यूट के प्रोफेशन से रिलेट करता है एलियट। पर हालांकि ये पोएम में लिखा नहीं है, पर जब यहां बात आती है प्रेम बस एक पल का, तो क्रिटिक्स ये बताते हैं कि ये लड़की जो है, ये फूल बेचने वाली लड़की भी है, और इसका एक और काम है, प्रोफेशन है, और वो है प्रोस्टिट्यूशन का। हालांकि डायरेक्टली ये नहीं लिखा है। तो यह प्रेम बस एक पल का है जो प्यार पूरा नहीं हो पाता। ये लड़की कहती है, आई वॉज नीदर लिविंग नॉट डेड। ना ही मैं जिंदा हूं और ना ही मैं मरी हूं। यानी यह प्रेम न तो जीवन दे पाता है और न मृत्यु से बचा पाता है। यानी मॉडर्न लव भी जो है अब बंजर हो चुका है। इसी बीच जर्मन लैंग्वेज की कुछ पंक्तियां आती हैं जो रिचर्ड वैगनर की ओपेरा ट्रिस्टन एंड इजोल्दे से ली गई हैं। ये पंक्तियां याद दिलाती हैं कि कभी प्रेम पवित्र और गहरा हुआ करता था, जो अब आधुनिक दुनिया में खो चुका है। पर एक ट्रिक या जुगाड़ बता सकता हूं मैं आपको कि जब भी मैक्सिमम टाइम जर्मन लैंग्वेज में जब भी लाइंस दिखे आपको, तो वो रिचर्ड वैगनर की ओपेरा ट्रिस्टन एंड इजोल्दे से ली गई हुई मानी जाती हैं। ये स्पेशली फर्स्ट और सेकंड पार्ट के लिए है पोएम की। और अगर फ्रेंच लैंग्वेज की बात हो तो वो चार्ल्स बॉडलर महोदय के बुक से ली जाएगी। बुक का क्या नाम है, ये सब आपको मिलेगा। ये लाइन जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको अगर ये लाइन दिखे तो आप समझ जाएगा कि ये जर्मन लैंग्वेज में है। और अगर आप किसी भी एक वर्ड को पकड़ के समझ गए कि ये जर्मन है, तो आप समझ जाएगा कि रिचर्ड वैगनर की है ये। इसके बाद पोएम हमें दिखाता है एक नेक्स्ट कैरेक्टर को, जिसका नाम है मैडम सोसोस्ट्रिस। ये एक मॉडर्न फॉर्चून टेलर है, जिसे क्लेवरोंटे भी कहते हैं। क्लोरेंटे मतलब दिव्य दृष्टि जिसके पास होती हो। स्पेलिंग यहाँ क्लेवरेंटे की गलत लिखी हुई है, VAY की बजाय VOY है। और इनका नाम एलियट ने एल्डोस हक्सले के नॉवेल क्रॉम येलो से लिया है। उनकी जो विजडम है, जो बुद्धिमत्ता है, वो किसी स्पिरिचुअल नॉलेज से नहीं मिली है, बल्कि उनके विक्ड पैक ऑफ टैरेट कार्ड से आती है। जो कार्ड्स रखी हुई हैं, इसे टैरेट कार्ड्स कहते हैं। जो विक्ड पैक है, यानी कि बहुत ज्यादा फेक है, वह एक एक करके कार्ड दिखाती हैं लोगों को। फर्स्ट जो कार्ड है वो है द फिनिशियन सेलर की, जिसकी आंखें मोती सी हैं। यह पंक्ति विलियम शेक्सपियर के नाटक द टेम्पेस्ट में एरियल सॉन्ग से ली गई है। दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज, ये कोट है जो एरियल गाता है द टेम्पेस्ट में विलियम शेक्सपियर के। अब ये सेकंड कार्ड दिखाती है बेलाडोना द लेडी ऑफ द रॉक्स की। बेलाडोना जो है ये मैडोना से इंस्पायर है। मैडोना एक पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंची की, जिसका नाम है वर्जिन ऑफ द रॉक्स। तो लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग वर्जिन ऑफ द रॉक्स की एक लेडी है मैडोना, उससे इंस्पायर होकर के एलियट ने यहाँ पर बेलाडोना द लेडी ऑफ द रॉक्स का इमेज दिखाया है सोसोस्ट्रिस के द्वारा। अब ये थर्ड कार्ड दिखाती हैं। थर्ड कार्ड है द मैन विद थ्री स्टेव्स, जो ग्रेल लीजेंड के फिशर किंग से जुड़ा हुआ है। थ्री स्टेव्स जो है वो सिंबल है अधिकार के यानी अथॉरिटी के, यात्रा के यानी सर्च के, क्वेस्ट के, और राजकीय शक्ति यानी किंगशिप के। थ्री स्टेव्स यानी तीन डंडे, और ये तीन डंडे तीन अधिकार के प्रतीक हैं। अब ये फोर्थ कार्ड दिखाती हैं। फोर्थ कार्ड द व्हील का, जो भाग्य, परिवर्तन और डेस्टिनी का प्रतीक है। फिफ्थ कार्ड दिखाती है ये द वन आइड मर्चेंट की, जो अपनी पीठ पर कुछ ढो रहा है, लेकिन मैडम सिसोस्ट्रिस को दिखता नहीं है साफ साफ कि वो ढो क्या रहा है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि मैडम सिसोस्ट्रिस को क्या साफ साफ नहीं दिखता। बाद में ये भी याद रखिए कि ये वन आइड मर्चेंट जो है वो बाद के पार्ट में ये मिस्टर यूनाइट्स बनता है। छठा और लास्ट जो कार्ड है वो एक संकेत है फियर डेथ बाय वाटर का, कि बाद में जो सृष्टि है, जो दुनिया है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, वो खत्म हो जाएगी वाटर से, पानी से। इसलिए डेथ बाय वाटर इस पोएम के एक पार्ट का भी नाम है। मैडम सोसोस्ट्रिस अपने हॉरोस्कोप को मिसेस इक्विटन को देना चाहती हैं, पर वो पोस्ट से नहीं देना चाहती, डाक से नहीं भेजना चाहती। वो अपने हाथ से देने की बात करती हैं। कहती हैं कि मैं अगर
इस हॉरोस्कोप को जो मिसेस एक्विटन के लिए बनाई हूं, अगर मैं डाक से भेजती हूं तो कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि अब दुनिया भरोसे के लायक नहीं है, यानी इंटरसेप्शन के लायक नहीं है। इसलिए वो खुद से मिसेस इक्विटन को जा करके अपने हाथ से उनका हॉरोस्कोप देने वाली है। यह पूरा दृश्य मॉडर्न वर्ल्ड की फेक स्पिरिचुअलिटी को उजागर करता है। याद रखिएगा, फेक स्पिरिचुअलिटी को। इसके बाद पोयम पहुंचती है अनरियल सिटी लंदन में। लंदन ब्रिज के पास एक चर्च है जिसका नाम है सेंट मैरी वुलनॉथ चर्च। उसकी घंटी बजती है। सुबह की धुंध में भीड़ पुल पार कर रही है। पोएट या स्पीकर यह सीन देख करके दांते की इन्फर्नो कैंटू थर्ड से पंक्ति एक याद करके बोलता है, आई हैड नॉट थॉट डेथ हैड अनडन सो मेनी। यानी ये लोग सांस तो ले रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन अंदर से लिविंग डेड हैं। उस जिंदे लहाश की भीड़ में कवि एक जाने पहचाने व्यक्ति को देखता है जिसका नाम होता है स्टेटसन। कवि के साथ बैटल ऑफ माइले, जो प्यूनिक वॉर से रिलेट करता है, जो सिसिली में लड़ा गया था, वहां पर मिल चुका था। कवि उसे देख करके उसे पूछता है, दैट कॉर्प्स यू प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन हैज इट बिगन टू स्प्राउट। यानी क्या इस मरी हुई सभ्यता से कुछ नया उग सकता है, या यह भी बस एक और दफन लाश ही है। और लास्ट में, इस पार्ट के लास्ट में पोएट सीधे रीडर से बात करता है, जो चार्ल्स बॉल्डियर की फ्लर्स डूमल पोएम से ली गई है। फ्लर्स डूमल जो फ्रेंच में लिखा गया है, और इसका मतलब इंग्लिश में होता है फ्लावर्स ऑफ एविल। और जो लाइन है वो लाइन आपके सामने लिखा हुआ है, हाइपोक्राइट लेक्चर मॉन सेब्लेब मॉनफ्रेड। याद रखिएगा, ये लाइन फ्रेंच में है, और फ्रेंच की मैक्सिमम लाइन चार्ल्स बॉल्डियर से ली गई है, जो फर्स्ट सिंबॉलिस्ट माने जाते हैं, दुनिया के सबसे बड़े सिंबॉलिस्ट, जिससे इंस्पायर हुए थे टीएस एलियट महोदय। और इस लाइन का मतलब होता है, पाखंडी रीडर्स, पाखंडी पाठक, तू भी मेरी तरह ही है, मेरे जैसा ही है, मेरा भाई है। यानी कविता यहां समाप्त होती है एक सवाल, एक चुनौती और एक टूटे हुए मॉडर्न वर्ल्ड के आईने के साथ। इमेज के माध्यम से पोएम को एक्सप्लेन करने के बाद हम चलते हैं टीएस एलियट महोदय के इस द वेस्टलैंड के फर्स्ट पार्ट के एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम से पूछे गए हैं, जो सारे एग्जाम लिखे हुए हैं इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये नहीं है कि ऐसा मैंने सिर्फ दिखाने के लिए दिखाया है, एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और जो एक्सपेक्टेड है, जो पूछे जा रहे हैं, वो मैंने लिखा हुआ है अपने खुद के नोट से, जो मैं पढ़ रहा था। एलटी ग्रेड के लिए पढ़ा हो, जीआईसी लेक्चरर के लिए पढ़ा हो, डी एसपी के लिए पढ़ा हो, टीजीटी पीजीटी के लिए, या यूजीसी नेट के लिए पढ़ा हो, जितने भी एग्जाम्स में पूछा गया है वो यहाँ रखा हुआ है, एमसीक्यूज वाइज रखा हुआ है, जो आपको कंफर्म की जाएगी हर एक पॉइंट में। पर एमसीक्यू को थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि वीडियो लेंदी अक्सर हो जाती है मेरी, शायद इसलिए लोग देखते नहीं है या देखना पसंद नहीं है जो लेंदी वीडियोस होता है। एक और बात, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो पीडीएफ भेजने का काम शुरू करने वाला हूं मैं इस टेलीग्राम चैनल पर। आप इसे गूगल लेंस से या टेलीग्राम में जाकर के ये जो लिखा हुआ है इसे राइट करके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं पार्ट फर्स्ट, द बेरियल ऑफ द डेड, 57 to 103 क्वेश्चंस की तरफ। 56 क्वेश्चंस आपको जो इंपॉर्टेंट थे जनरल सेक्शन के, वो आपको पहले ही वीडियो में बताए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। द टाइटल द बेरियल ऑफ द डेड इज टेकन फ्रॉम फ्रेजर्स द गोल्डन बुक, एंग्लिकन बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, जेसी वेस्टर्न्स फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, या बाइबल के बुक ऑफ जेनेसिस से। तो किससे ये टाइटल फर्स्ट जो आपका पार्ट है वो किससे लिया गया है, ये आपको आंसर देना है। फिर से वही कहना चाहता हूं मैं, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके आंसर खुद से दीजिएगा, आपको आ रहा है या नहीं एक बार चेक करिएगा खुद को, और फिर अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगा ही, मैं रुकूंगा अगर तो वो ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं जल्दी बताऊंगा। बस आप पॉज करके आप एक बार खुद से सोचिएगा कि क्या आपको आता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एंग्लिकन बुक ऑफ कॉमन प्रेयर से लिया गया है ये आपका टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपनिंग लाइन अप्रैल इज द कूलेस्ट मंथ सजेस्ट, क्या सजेस्ट करता है जो ये ओपनिंग लाइन है फर्स्ट पार्ट की? क्या ये जॉय ऑफ स्प्रिंग है, क्या ये रोमांटिक ऑप्टिमिज्म है, या पेनफुल रिबर्थ एंड मेमोरी है, या एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी? पोएम के एक्सप्लेनेशन में आपने देख भी लिया है तो आपको पता हो गया होगा ये ऑप्शन नंबर सी है। मुझे लगता है आपको कुछ भी ना पता हो तब भी कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपको बताएंगे, टीएस एलियट के द वेस्टलैंड को कंफर्म करेंगे। कुछ ट्रिक्स जैसे कि फर्स्ट मैंने आपको बता दिया,
सेकंड आपका ये है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो जो सबसे लॉन्गेस्ट हो उस पर एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यही होता है कि जो लॉन्गेस्ट सबसे होता है वही होता है उसका आंसर। तो ये तब आप लागू करिएगा ट्रिक जब आपको एक भी ऑप्शन नहीं सही लग रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा वो क्वेश्चन। या जो थर्ड रूल आपको बताया था, रूल ऑफ एलिमिनेशन, आपको एलिमिनेट करना आता हो। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि जॉय, जॉय तो आपको दिख ही नहीं रहा है, पूरे के पूरे पार्ट में आपने एक बार देख लिया। प्रॉस्पेरिटी का भी जिक्र नहीं है, ए और डी को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब इस तरीके से दो क्वेश्चंस हमारे सामने से हट गए। केबीसी का गेम हो गया 50-50। अब बचे दो। अब इस दो में जो लॉन्गेस्ट है वो आंसर आपका है, लेकिन ट्रिक के लिए भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, और ये तब करिएगा जब आपको बिल्कुल भी आंसर नहीं पता है। ऐसे मत लगा दीजिएगा, पता चले बाद में आप मुझे गाली देना शुरू कर दो। मेमोरी एंड डिजायर इन द ओपनिंग लाइंस रिप्रेजेंट, आपको मेमोरी एंड डिजायर बताया जा चुका है पोएम में जब एक्सप्लेन की जा रही थी। तो क्या है इस, ये रिप्रेजेंट किसको करता है? होप एंड फ्यूचर को, रिलीजन एंड फेथ को, पास्ट ट्रॉमा एंड अनफुलफिल्ड लॉन्गिंग को, या चाइल्डहुड इनोसेंस को? तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी है। 60 है, विच सीजन इज शोन एज कंफर्टिंग एंड प्रोटेक्टिव, कौन सा सीजन है जो आपको कंफर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, यानी कि मॉडर्न एरा की बात कर रहा है, 1920s के ह्यूमन को कौन सा सीजन प्रोटेक्ट करता है? क्या स्प्रिंग? स्प्रिंग का मतलब अप्रैल से है। समर, ऑटम या विंटर? तो आपको पता है विंटर, ऑप्शन नंबर डी। क्यों विंटर? क्योंकि मेमोरी और डिजायर को, विंटर का बर्फ जो है वो बहुत सारी चीजों को ढक लेता है, इसमें यादें भी होती हैं, जो ट्रॉमा, जो कंडीशंस में गुजर रहे थे पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लोग। क्वेश्चन नंबर 61 है, द सीजन इमेजरी, जो सीजन की इमेजरी दी गई है पोएम में अप्रैल की, वो प्राइमरली सबवर्ट करती है। सबवर्ट का मतलब होता है ओवरटर्न करती है। ओवरटर्न किसे करती है? विंटर को करती है, स्प्रिंग को, समर को, ऑटम को। आपको पता ही है कि ओवरटर्न या उल्टा करती है ये, विरोध करती है ये स्प्रिंग की, क्योंकि अप्रैल का विरोध करती है। अप्रैल जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है, पर पोएम में फर्स्ट लाइन जो है वो कहता है कि अप्रैल जो है वो सबसे क्रूलेस्ट मंथ है। स्नो इन द ओपनिंग सेक्शन सिंबलाइजेस, जो स्नो की बात हो रही है कि स्नो ढक लेती है सारे के सारे मेमोरी, डिजायर को, वो किसको सिंबलाइज करती है? क्या ये वार्मथ को, फॉरगेटफुलनेस को, मेमोरी को, या फर्टिलिटी को? तो भी आपको बताया गया कि ये फॉरगेटफुलनेस को, क्योंकि ये भुला देती है सारी परेशानियों को, बर्फ ढक लेती है, जैसे कि चीजों को ढकती है वो, वैसे यादों को भी ढक लेती है वो। 63, लाइलेक्स प्राइमरली सिम्बलाइज, ये लाइलेक्स जो फूल हैं ये सिम्बलाइज करते हैं किसको? प्राइमरली किसको सिम्बलाइज करते हैं? लाइफ को, डेथ को, रिबर्थ मिक्स्ड विद पेन को, या नॉस्टैल्जिया को? तो आपको ये पता होगा 63 का सी। जो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है वो मैरी जो कैरेक्टर है उससे रिलेट करती है, उसके चाइल्डहुड मेमोरी से रिलेट करती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, द स्पीकर रिकॉलिंग स्लेडिंग विद मैरी रिफ्लेक्ट्स, अब स्पीकर जो है वो रिकॉल करता है, याद करता है मैरी के साथ स्लेड करने का जर्मनी में, उसके स्टेबल चाइल्डहुड जॉय को ये रिफ्लेक्ट करता है, पॉलिटिकल एग्जाइल को रिफ्लेक्ट करता है, फियर मिक्स्ड विद फ्रीडम को रिफ्लेक्ट करता है, या रिलीजियस कन्वर्जन को? तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि फियर भी है और फ्रीडम भी है उस मैरी को उस टाइम। अगर आपने पोएम को सही से सुना होगा तो आपको पता होगा। 65 है, बिनगार केन रोसिन, ये जर्मन में लिखा हुआ है। ये लाइन इंडिकेट करती है ए रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, बी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सी फ्रेगमेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड मल्टीलिंगुअल मॉडर्न वर्ल्ड, या डी रोमांटिक नॉस्टैल्जिया। अब आप सोचोगे कि आपको अभी बताया गया कि जो, अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो तो जो सबसे लेंदी हो आप उस पर शर्त लगा सकते हो, आप उस पर दाव लगा सकते हो। तो आप सोचोगे सी सही होगा, तो बिल्कुल आप सही हो, क्योंकि सी ही सही है। और सही इसलिए नहीं है क्योंकि ये लेंदी है, क्योंकि इसमें बताया गया है फ्रेगमेंटेशन, और फ्रेगमेंटेशन जो है ये इसका की फीचर है मॉडर्निज्म का, मॉडर्न वर्ल्ड का, मॉडर्न लिटरेचर का, टीएस एलियट के द वेस्टलैंड का एक की पॉइंट है फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि फ्रेगमेंटेड है, ये सब टूटा है, सब बिखरा हुआ है, कहानियां बिखरी हुई है, संस्कृति बिखरा हुआ है, लोग बिखरे हुए, सोच बिखरी हुई है, प्यार भी बिखरा हुआ है लोगों का। और यह मल्टीलिंगुअल की बात करता है क्योंकि ये जर्मन में यूज करता है, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेजेस को पोएट अपने इस पोएम में यूज करता है। और ये लाइन जो है ये जर्मन में लिखा हुआ है, और इसका मतलब होता है आई एम नॉट रसियन एट ऑल। ये मैरी कहती है, अपनी आइडेंटिटी बताते हुए कहती है कि भले तुम्हें मैं दिखने में रसियन लगती हूँ पर मैं रसियन बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं लिथुआना से आई हूँ जो एक जर्मन का पार्ट है, यानी कि मैं जर्मन की हूँ। मैरी इन द बेरियल ऑफ द डेड इज मॉडल्ड ऑन, आपको बताया गया कि मैरी जो है वो मॉडल किस पर बनाई गई है, तो वो है काउंटेस मैरी लैरिश, जिससे 1911 में मिलते हैं हमारे टीएस एलियट महोदय। 67, एलियट मेट काउंटेस मैरी लैरिश इन वेयर, तो आपको बताया गया म्यूनिक, यानी कि जर्मनी में। तो जर्मनी दे, म्यूनिक दे, दोनों याद रखिएगा, क्योंकि सिटी भी पूछ सकता है।
जर्मनी का, और जर्मनी कंट्री भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, स्टान बर्गरसी एंड हॉफगार्टन बिलोंग टू, ये दो प्लेसेस का जिक्र हुआ है इस पार्ट में, इस पोएम में, तो ये कहाँ से रिलेट करते हैं, किस कंट्री से रिलेट करते हैं, और ये है जर्मनी से, क्योंकि मैरी वो इन दो प्लेसेस का नाम लेती है। 69 है, व्हाट आर द रूट्स दैट क्लच, ये प्राइमरली सिंबलाइज किसे करते हैं, ये लाइन आपको याद होगा, पोएम में आपको बताया गया था। क्या ये एग्रीकल्चरल डिके को, फैमिली लीनियज को, स्पिरिचुअल बैरनेस ऑफ मॉडर्न मैन को, या साइंटिफिक प्रोग्रेस को? तो आपको पता चल गया होगा, ये ऑप्शन नंबर सी है, स्पिरिचुअल बैरनेस ऑफ मॉडर्न मैन। क्वेश्चन नंबर 70 है, हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस, ये किसको रेफर करता है? क्या ब्रोकन इमेजेस रूइंड पेंटिंग्स को रिफर करेगा, क्लासिकल आर्ट को, फ्रैगमेंटेड मॉडर्न कल्चर को, या बिब्लिकल आइडल्स को? मुझे लगता है कि अब तो आपको देख करके पता चल जाता होगा कि आंसर क्या सही होने वाला है, कुछ ट्रिक के माध्यम से, और अगर आपने पोएम पढ़ा है तो उसके माध्यम से। सन ऑफ मैन इज अ बिब्लिकल एल्यूजन फ्रॉम, सन ऑफ मैन का भी जिक्र हुआ है इस पार्ट में, जो एक बिब्लिकल एल्यूजन है वो कहां से लिया गया है? क्या ये जेनेसिस से? क्योंकि आपको पता है कि बाइबल में, ये बाइबल के ये पार्ट्स हैं, जेनेसिस, शाम्स, इजेकियल या रिवलेशन से। तो यहाँ इजेकियल आप याद रखिएगा, निसीम इजेकियल के नाम से याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है, फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, सिग्निफाइज किसे करते हैं ये? फियर ऑफ पोवर्टी को, फियर ऑफ वॉर को, मोर्टेलिटी एंड मीनिंगलेसनेस को, या फियर ऑफ नेचर को? तो आपको पता चल गया होगा, ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। अब शुरू करते हैं हाइसिंथ गार्डन एपिसोड। ये याद रखिएगा, हाइसिंथ गार्डन एपिसोड, जो लड़की है हाइसिंथ गर्ल, जो एक फूल वाली लड़की है, फूल बेचती है, वो गार्डन में है, और गार्डन में ही वो सारी यादें उसके माइंड में आती हैं, और वो यादें एलियट को आवाज के माध्यम से सुनाई देती हैं, इसलिए वो डिफरेंट वॉइसेस के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, द हाइसिंथ गर्ल एपिसोड रिप्रेजेंट्स, ये एपिसोड किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या ये पॉलिटिकल सैटायर है, रिलीजियस फेथ है, मोमेंट्री लव एंड इमोशनल पैरालिसिस के बारे में बात करता है, या चाइल्डहुड इनोसेंस के बारे में बात करता है? आपको पता चल गया होगा कि मोमेंट्री लव है, कुछ क्षण का, कुछ पल का प्यार है, और फिर जहां इमोशन पैरालाइज्ड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 74 है, आई वाज नीदर लिविंग नॉट डेड सजेस्ट, ये किस बात को सजेस्ट करता है? जो मैरी बोलती है, जो हायसिंथ लड़की बोलती है, ये फिजिकल इलनेस को बताता है कि वो बहुत बीमार है, इसलिए वो जीवित होकर के भी नहीं जीवित है, या स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट को, उसको स्पिरिचुअल ज्ञान मिल गया है, इमोशनल नमनेस को, या ड्रीम स्टेट को? तो आपको पता है ये भी क्वेश्चन नंबर सी है, इमोशनल नमनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, ओड अर्न ब्लियर डास मीर, इसका क्या मतलब होता है? तो याद रखिएगा, ये जो लाइन है ये जर्मन भाषा में है। किसी एक वर्ड को पकड़ लीजिए और उसे समझ लीजिए कि जर्मन है, फ्रेंच है, लैटिन है, ग्रीक है, किसमें है वो? मीर को पकड़ लीजिए, जर्मन जर्मीर। क्या इसका मतलब होता है? द सी इज वायलेंट, द सी इज एम्प्टी एंड डिसोलेट, द सी इज काम, द सी इज सैक्रेड। आप सोचोगे बी सबसे लंदी लग रहा है, इसी पे लगा देते हैं दाव, तो बिल्कुल आप सही दाव लगा रहे हो, पर गलती से अगर डिसोलेट हटा दिया कहीं, द सी इज एम्प्टी हो गया, तो क्या करोगे आप? क्या सोचोगे कि एक लेटर वायलेंट में एक लेटर डी में बढ़ा हुआ है, तो ए और डी में से कोई सही होगा? तो ये लेटर बढ़ने से नहीं होता है, पूरी लाइन जब बड़ी होती है तभी ये ट्रिक काम करता है। ये नहीं कि वर्ड बड़ा हो जाए तो आप समझ जाओ कि ये बड़ा वर्ड है तो यही हम सही मान लेंगे। तो ये आपको याद रखना होगा, ये एम्प्टी है, एम्प्टी याद रखना होगा, सी इज एम्प्टी। क्वेश्चन नंबर 76 देखने, द जर्मन लिरिक फ्रिस वेजर विंड, ये कहां से लिया गया है? क्या ये गेटेस फास्ट से लिया गया है, वैगनर्स ट्रिस्टन एंड इजोल्दे से लिया गया है, रिल्केस पोएट्री लिया गया है, या निस्टियस प्रोज से लिया गया है? कहां से लिया गया? आपको बताया गया कि जब बात जर्मन की आए तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो होगा वैगनर्स ट्रिस्टन एंड इजोल्दे से। अब बात करेंगे मैडम सोसोस्ट्रिस और उनके टैरेट सीन से। मैडम सोसोस्ट्रिस सिंबलाइज किसको करती हैं? क्या ये सिबिल को सिंबलाइज करती हैं, जो उस बॉटल में थी, जो मरना चाहती थी? ये प्रोफेटिस को सिंबलाइज करती है कि ये बहुत बड़ी भविष्यवक्ता है, या फेक मिस्टिसिज्म या ओरेकल को? किसको ये सिंबलाइज करती हैं? तो आपको पता है कि आपको बताया गया था फेक मिस्टिसिज्म, ये फेक है, झूठा गलत इनका मार्गदर्शन है। मॉडर्न एरा में ऐसे ही लोगों को गुमराह किया जाता था, जो आज भी चल रहा है, ये पोस्ट मॉडर्न एरा में भी यही चल रहा है बहुत सारे लोगों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78 है, मैडम सोसोस्ट्रिस इज, अब मैडम सोसोस्ट्रिस जो है वो है क्या? क्या ये क्लासिकल सिबल है, बिब्लिकल प्रोफेटेस है, सटायर ऑफ मॉडर्न फॉर्चून टेलर है, या ग्रीक ओरेकल है? तो ये क्वेश्चन 77 से मैच करता है, पर थोड़ा सा तरीका अलग है, इसलिए आपको यहाँ पर रख दिया गया ताकि आप इसको भी देख लें कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये है ऑप्शन नंबर सी, सटायर ऑफ मॉडर्न फॉर्चून टेलर्स, ये सटायर है जो फॉर्चून टेलर्स है उनका।
क्वेश्चन नंबर 79 है विच टैरेट कार्ड इज एब्सेंट फ्रॉम मैडम सोसोस्ट्रिस पैक। जो 6 पैक दिखाती हैं ये 6 पैक का मतलब है टैरेट कार्ड की 6 पैक जो दिखाती हैं ये उसमें से एक एब्सेंट कौन सा था वो ये क्वेश्चन आपको बताया गया था, आपको शायद याद हो, पर जो बताया गया था थोड़ा सा वहां मॉडिफिकेशन करना चाहूंगा मैं। पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए व्हील, क्या ये व्हील देखती हैं जो, क्या व्हील है जो अब्सेंट है जो नहीं देख पाती हैं ये, या बेलाडोना है जो नहीं देख पाती हैं, हैंगमैन जो नहीं देख पाती है, वन आइड मर्चेंट नहीं देख पाती है। तो आपको ये पता होगा वन आइड मर्चेंट देखती हैं ये, बेलाडोना को भी देखती हैं ये, व्हील को भी देखती हैं ये, तीनों आपको दिखाया गया था, पर आपको ये नहीं दिखाया गया था हैंगमैन। क्वेश्चन नंबर 80 है टैरेट कार्ड्स इन द पोएम सिंबलाइज, किसे सिंबलाइज करता है टैरेट कार्ड्स? ये ऑर्डर को सिंबलाइज करता है, फेट एंड अनसर्टेनिटी को, साइंस को या फेथ को। तो साइंस तो बिल्कुल भी नहीं है, लोगों को विश्वास भी उसमें भी नहीं है, और ऑर्डर की तो बात ही नहीं है क्योंकि मॉडर्न एरा बिना ऑर्डर के चल रही है सब। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, फेट एंड अनसर्टेनिटी। क्या भाग्य होगा लोगों का वो दिखाती है कि लोगों का क्या भाग्य होने वाला है, लोग कैसे मरेंगे, और हर चीज हालांकि अनसर्टेन है। 81 है मैडम सोसोस्ट्रिस का बेलाडोना जो द लेडी ऑफ द रॉक्स इमेज दिखाती है ये, कार्ड दिखाती है ये, वो एल्यूड किसे करता है? क्या वो एल्यूड करता है ग्रीक गॉडेस ऑफ एथिना को, वर्जिन मैरी इन लियोनार्डो दा विंचीज पेंटिंग को, रोमन विनस को, या इजिप्शियन आइसिस को? तो आपको पता है कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सबसे बड़ा है, और ऑप्शन बी ही सही है क्योंकि ये लियोनार्डो दा विंची के पेंटिंग से लिया गया है जिसका नाम है वर्जिन मैरी। क्वेश्चन नंबर 82, द वन आइड मर्चेंट जिसके बारे में को बताया गया था पोएम में, जो टैरेट कार्ड में ये दिखाती हैं, बाद में किस नाम से वो अपीयर होता है बाद के सेक्शन में? क्या वो फ्लेब्स है, क्या वो टिरेसियस है, क्या वो मिस्टर इग्नाइट्स हैं, या वो स्टेट्सर है? तो आपको पता है कि वो मिस्टर इग्नाइट्स हैं, अगर आपने पोएम पढ़ा होगा तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। 83 फियर डेथ बाय वाटर फॉर शेडोज, आपको ये बताया गया था लास्ट जो कार्ड था महोदय का 6th कार्ड वो फियर डेथ बाय वाटर था। ये फॉर शेडो किसका करता है? क्या ये वॉर का करता है कि युद्ध होने वाला है, फायर आग लगने वाली है, डेथ एंड एनहिलेशन, या पॉलिटिकल कोलैप्स? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ये मृत्यु को दिखाता है, एनहिलेशन को दिखाता है। 84 है द ड्रोन्ड फिनिशियन सेलर लेटर अपीयर्स इन, अब जो ये ड्रोन्ड फिनिशियन सेलर है जो आपको इस फर्स्ट पार्ट में दिखाया जा चुका है, ये अगले किस पार्ट में दिखाया जाएगा ये भी आपको पता हो? क्या ये गेम ऑफ चेस में दिखाया जाएगा सेकंड पार्ट में, द फायर सरमन में दिखाया जाएगा थर्ड पार्ट में, डेथ बाय वाटर फोर्थ पार्ट में, या व्हाट द थंडर सेड फिफ्थ पार्ट में? किस पार्ट में आपको दिखाया जाएगा? जो सबसे छोटा सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट है डेथ बाय वाटर, उसमें दिखाया जाएगा फिर से फिनिशियन सेलर। तो आपको यह भी याद होना चाहिए कि फिनिशियन सेलर का जिक्र किस किस पार्ट में किया गया है इस पोएम के। तो आपको पता चला फर्स्ट पार्ट में और फोर्थ पार्ट में। मैडम सोसोस्ट्रिस अवॉइड्स पोस्टल कम्युनिकेशन ड्यू टू, आपको शायद याद होगा आपको बताया गया था कि वो पोस्ट से मिसेस इक्विटन का हॉरोस्कोप भेजने वाली हैं, लेकिन वो नहीं चाहती हैं कि वो पोस्टल कम्युनिकेशन का यूज करे, वो चाहती है अपने हाथों से दे। आखिर पोस्टल कम्युनिकेशन को अवॉइड क्यों करती हैं? क्या इन्हें डर है, इंटरसेप्शन है, लीगल कंसिक्वेंसेज है कि जेल में चली जाएंगी ये, या फ्रॉड हो जाएगा? आपको बताया गया था कि मॉडर्न इराकी लोगों पर इनको थोड़ा सा भी विश्वास नहीं था, और वो था इंटरसेप्शन का, ऑप्शन नंबर बी। कहीं कहीं आपको लीगल कंसिक्वेंसेज मिलेगा पर वो गलत होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में, मैडम सोसोस्ट्रिस जो है कहां से ली गई हैं, इनका कैरेक्टर कहां से लिया गया है? तो आपको बताया गया था कि एक क्रॉम येलो जो एल्डर्स हक्सले महोदय का एक नॉवेल है वहां से ली गई है ये। अब हम चलते हैं अनरियल सिटी के बारे में बात करेंगे। 87 पहला क्वेश्चन है अनरियल सिटी किसे रेफर करता है? तो आपको यहाँ लिख ही दिया गया है पहले से ही, तो ये लंदन को रेफर करता है, याद रखिएगा अनरियल सिटी लंदन को रेफर करता है। क्वेश्चन नंबर 88 में चलते हैं, आई हैड नॉट थॉट डेथ हैड अनडन सो मेनी, ये कहां से लिया गया है? तो आपको ये साफ साफ बताया गया था, ये दांते के इन्फर्नो कैंटू थर्ड से लिया गया है। दांतेनियन इमेजरी इन पार्ट 1 appears mainly as, अब दांतियन का जो इमेजरी है, जो वो लाइन अभी आपने देखा 88 में जो पार्ट फर्स्ट में आया हुआ है, वो किसके बारे में बात करता है? वो फायर के रूप में है, क्राउड ऑफ द डेड है, थंडर है, या ग्रेल विजन है? तो आपको बताया गया कि वो क्राउड ऑफ द डेड है, कि लोग तो है, भीड़ तो है लोगों की, पर वो मरे हुए की तरह है। क्वेश्चन नंबर 90 है द क्राउड ऑन लंदन ब्रिज सिंबलाइजेज, जो भीड़ है लंदन ब्रिज पर लोगों की, वो सिंबलाइज किसे करती है? इंडस्ट्रियल सक्सेस को, डेमोक्रेटिक स्पिरिट को, लिविंग डेड मॉडर्न ह्यूमैनिटी को, या अर्बन प्रॉस्पेरिटी को? मुझे पता है कि मैं ABCD मैं पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ पाता, तब तक आप आंसर दे लेते हो, और वो ऑप्शन नंबर है सी, सेंट मैरी वुलनॉट्स डेड साउंड सजेस्ट, क्योंकि आपको पता है कि आपको बताया गया कि जो ब्रिज है, ब्रिज के पास में जो चर्च है, वहां से एक घंटी बजती है, पर वो घंटी डेड साउंड के नाम से आती है। क्या है ये, किसे सजेस्ट करती है ये? ये आर्किटेक्चुरल डिके है, नॉइज पोल्यूशन है,
लॉस ऑफ रिलीजियस विटेलिटी है ये या टाइम डिसिप्लिन है? तो आपको पता है टाइम डिसिप्लिन कुछ नहीं है, कितने बजे घंटी बजेगी, कि 6 बज गया घंटी बजेगी, 12 बज गया घंटी बजेगी। चर्च में टाइमली घंटी बजता है, पर ये चर्च का डिसिप्लिन वाली घंटी नहीं थी, ये लॉस ऑफ रिलीजियस विटेलिटी थी। क्वेश्चन नंबर 92, सेंट मैरी विल नॉट सजेस्ट। अब इसका क्या मतलब है? ये है स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में। द चर्च नियर लंदन ब्रिज मेंशन्ड एज, जो लंदन ब्रिज के पास में चर्च है उसका क्या नाम है? साफ साफ ये कहना चाहता है सेंट मैग्नस मार्टियर, सेंट मैरी वुलनॉथ, वेस्टमिंस्टर सबे या सेंट मार्टिन द फिल्स। इसमें से क्या है? अगर मैं आपको जियोग्राफिकल बताऊं, तो अगर आप चेक करेंगे जियोग्राफिकल कि लंदन ब्रिज के पास में कौन सा नजदीकी चर्च है, तो वो है सेंट मैग्नस मार्टियर। पर अगर आप पोएम से, टेक्स्ट से बात करेंगे, तो वो है सेंट मैरी वुलनॉथ, जो पोएट ने लिखा हुआ है। तो चूंकि जो एग्जाम में पूछेगा वो जियोग्राफिकल नहीं पूछेगा, वो पूछेगा टेक्स्ट से। वो आंसर बी, आपने बार बार देखा सेंट मैरी वुलनॉथ, सेंट मैरी वुलनॉथ, तो सेंट मैरी वुलनॉथ इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। ये है स्टेटसन यू हु वर विद मी डॉट 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 एल्यूड्स टू। स्टेटसन के बारे में आपको पता होगा कि एलियट महोदय उसे मिलते हैं उस भीड़ में से, और उसे कहते हैं कि तुम वही हो जो मुझसे मिले थे, कहाँ मिले थे, किस लिए मिले थे? वो था ऑप्शन नंबर सी, अगर आपको याद हो, प्यूनिक वॉर, बैटल ऑफ माइले। 95 है द कॉब्स प्लांटेड इन द गार्डन। एलियट ने स्टेटसन से बोला था जो डेड बॉडी तुमने अपने बागीचे में दफनाई थी, वो सिंबलाइज करती है करियर रिचुअल की, एग्रीकल्चरल होप की, स्टेराइल मॉडर्न सिविलाइजेशन की, या क्रिश्चियन रिसरेक्शन की। तो अगर आप नहीं सोचोगे, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे, तो आप ऑप्शन सी लगा के आओगे, आप ऑप्शन सी सही करके आओगे। पर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे दिए ना, तो आप ए में चले जाओगे, क्योंकि इस पार्ट का ही नाम है बेरियल ऑफ द डेड। तो बेरियल जैसे ही आपके माइंड में आया, आप ए पे चले जाओगे, इसलिए बिना माइंड के यहाँ पे अगर लगाओगे तो वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो कभी कभी बिना दिमाग के भी हम सही आंसर करके आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है हाइपोक्राइट लेक्चर मॉन सेम्बलेबल मॉन फ्रेरे इज टेकन फ्रॉम। ये आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया गया था। बॉलरियस लिस फ्लॉस डीमॉल, यानी कि फ्लॉर्स ऑफ एविल नामक बुक से ये लाइन ली गई है, जो फ्रेंच में लिखी गई है। स्ट्रक्चरल कॉन्टेक्चुअल आपको यहां मिल रहा है कुछ क्वेश्चंस। 97 है स्ट्रक्चरली द बेल ऑफ द डेड इज कंपोज्ड ऑफ। द बेल ऑफ डेड जो है वो कंपोज कितने पार्ट में किया गया है? स्ट्रक्चरली किया गया है। जानबूझ करके टीएस एलिट ने इसको कई पार्ट्स में नहीं बांटा है, पर स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो हमें ये पार्ट्स में डिवाइड हुआ मिलेगा। कितने? वन कंटिन्यूअस नैरेटिव, बी फोर सिंबॉलिक विनेट्स, सी फाइव ड्रामेटिक सीन्स, ए सिंगल मोनोलॉग है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, फोर सिंबॉलिक विनेट्स। विनेट्स जो होता है ये कार्ड्स होता है या इमेजेस होते हैं या स्केचेज होते हैं। फोर स्केचेस में ये बटा हुआ है। जैसे अगर आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं आपके पोएम को जो मैंने अभी सुनाया, तो फर्स्ट विनियट है, आपको बताया गया था सीजनल इमेजरी के बारे में, जहाँ अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ था, जिसमें मेमोरी, डिजायर, इन सब के बारे में बात हो रही थी, और मैरी के चाइल्डहुड रिलेशंस के बारे में बात हो रही थी। जो सेकंड विनियट है उसमें ड्राई डिसोलेट लैंडस्केप के बारे में बात होती है। इसमें बात होती है हाइसिंथ लड़की के बारे में, उसके एपिसोड के बारे में। जो थर्ड विनियट है उसमें मैडम सोसोस्ट्रिस, उनके टैड कार्ड्स के बारे में बात होती है, फिनिशियन सेलर के बारे में बात होती है। और जो फोर्थ विनियट है उसमें अनरियल सिटी के बारे में बात होती है, लंदन ब्रिज के बारे में बात होती है, सेंट मैरी वुलनॉथ चर्च के बारे में बात होती है, और किंग विलियम स्ट्रीट के बारे में बात होती है। क्वेश्चन नंबर 98। 98 कहता है द बेल ऑफ द डेड कंटेन्स, बेल ऑफ द डेड में कितनी लाइंस है? 76, 96, 139, 10 लाइंस। कितनी लाइंस है? आपको ये एक बार ध्यान से पढ़ लेनी चाहिए ताकि आपको ये याद हो जाए। 98 का ऑप्शन नंबर है ए, 76 लाइंस इसमें है। एपिग्राफ जो है वेस्टलैंड का वो लिखा गया है, आपको ये बताया गया था एक्सप्लेन करने के समय कि ये लैटिन और ग्रीक में लिखा हुआ है। लैटिन और ग्रीक बोलिएगा, ग्रीक और लैटिन मत बोलिएगा, वरना फर्स्ट सेकंड पार्ट जो है इसका सब भूल जाओगे कि फर्स्ट वाला लैटिन है या सेकंड वाला लैटिन है, ये कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप लैटिन को पहले बोलिएगा, ग्रीक को बाद में बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है बॉल्डियर्स इन्फ्लुएंस इन दिस सेक्शन अपीयर्स एज। अब चूंकि बॉल्डियर का नाम आ गया तो वो सिंबोलिस्ट हो गए, सिंबोलिज्म का जिक्र होगा तो सिंबोलिस्ट डिसअपीयर, ऑप्शन नंबर बी यहां सही है। क्वेश्चन नंबर 101 में देखते हैं पर्ल्स दैट वर हिज आइज रेफर्स टू। पर्ल्स दैट वर आइज, ये आपको पता होगा कि शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट को रेफर करता है, और यहां लिखा है एरियल सॉन्ग कम्स फ्रॉम। अब एरियल का जो सॉन्ग है वो कहां से लिया गया है? वो द टेम्पेस्ट से लिया गया है। और ये भी पूछा जा सकता है कि एरियल का सॉन्ग कौन सा है, तो वो आपको मिलेगा 101 में, पर्ल्स दैट वर हिज आइज। तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस इसलिए साइड बाय साइड रखे जा रहे हैं ताकि आपको ये पता हो कि एक क्वेश्चन के कई क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है लंदन इन पार्ट 1 इज प्रेजेंटेड एज। वो है क्या पैराडाइज की तरह लग रहा है लंदन?
वेस्टलैंड की तरह लग रहा है लंदन, सैंक्चुरी की तरह लंदन लग रहा है, बैटलफील्ड की तरह लग रहा है लंदन। तो आपको पता होगा कि ये वेस्टलैंड की तरह लग रहा है, यानी कि जो भी गंदा भंदा सा वर्ड यहाँ यूज हो उसे आप मान लीजिएगा कि ये लंदन ही है। अनरियल सिटी है, बदबूदार सिटी है, गंदा सिटी है, बिखरा हुआ सामान है यहाँ वहाँ, मलबा पड़ा हुआ है, ये सब लंदन को ही बताएगा। अब चलते हैं पोएम के सेकंड पार्ट को कंफर्म करते हैं और फिर चलेंगे हम एमसीक्यूज की तरफ। सेकंड पार्ट जिसका नाम है अ गेम ऑफ चेस। यह कहानी दो जगहों पर चलती है, टू सीन्स हैं इस पार्ट में, लेकिन दोनों सीन्स की भावना एक जैसी है। दोनों सीन में घुटन है, चुप्पी है और टूटा हुआ रिश्ता है। फर्स्ट सीन है आलिशान कमरा, अपर क्लास वर्ल्ड की। फर्स्ट सीन अपर क्लास की है, सेकंड सीन लोअर क्लास की है। ये ध्यान दीजिएगा, दो सीन है इस पार्ट में। पोयम जो है बताना शुरू करेगा कि उस आलिशान कमरे में क्या क्या दिखता है उसे। एक बड़े सजे धजे कमरे में एक औरत जो अननेम्ड है, टीएस एलियट इसका नाम नहीं बताते हैं, वो बैठी हुई है। वह जिस कुर्सी पर बैठी है वह किसी रानी यानी क्वीन के सिंहासन जैसी चमकदार है, बिल्कुल क्लियोपाट्रा की तरह। यानी ये डायरेक्ट एक रेफरेंस है विलियम शेक्सपियर के नाटक एंटनी एंड क्लियोपाट्रा से। तो जैसे क्लियोपाट्रा जो रानी होती है वो जैसे सिंहासन पर चमकते हुए सिंहासन पर बैठती है, वैसे ये लेडी है अपर क्लास की और वो किसी सिंहासन पर बैठती है। कमरे में हर तरफ चमक है, शीशे हैं, गहने हैं, फ्रेग्रेंसेस के लिए ढेर सारे परफ्यूम हैं, मोमबत्तियां हैं, छोटा सा एक क्यूपिडन यानी क्यूपिड है, प्रेम का देवता जिसे कहते हैं। पास में क्या क्या है ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब इंपॉर्टेंट है। और ये क्यूपिड शीशे के पास झांकता हुआ सा दिखता है, मानो कह रहा हो यहाँ प्रेम होना चाहिए, लेकिन असल में प्रेम कहीं नहीं है। प्रेम के देवता के रहने का मतलब है कि जहां वो है वहां तो कम से कम प्रेम होना चाहिए, पर वास्तव में मॉडर्न वर्ल्ड में मॉडर्न ह्यूमंस के बीच में कोई असली में प्रेम नहीं है। वॉल पर एक पोर्ट्रेट, एक चित्र टंगी हुई है फिलोमिलर की कहानी का। फिलोमिल याद रखिएगा, उसे टिरियस नामक एक राजा ने जबरदस्ती रेप किया था और बाद में वह नाइटिंगेल बन गई थी और वह अब भी गा रही है, लेकिन दुनिया उसके दर्द को गंदे मजाक की तरह सुनती है। जब भी नाइटिंगेल गाती है हमें लगता है कि वो खुश है, पर कमरे में बैठी वह औरत जो बताया मैंने कि अननेम्ड है, एलियट ने नाम नहीं बताया, अंदर से वो बहुत बेचैन है। वह अपने सामने बैठे आदमी से बार बार कहती है, और जो आदमी बैठा हुआ है वह उसका पति हो सकता है, प्रेमी हो सकता है या पुरुष साथी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो कंफर्म नहीं है। वो अपने सामने बैठे आदमी से बार बार एक क्वेश्चन कहती है, स्पीक टू मी। तुम चुप क्यों हो? तुम सोच क्या रहे हो? तुम बोलते क्यों नहीं हो? बोलो, मुझसे बात करो। लेकिन सामने वाला आदमी कुछ नहीं बोलता। उसके दिमाग में बस एक ख्याल है, और वो ख्याल है रैट्स एले, यानी जहां मरे हुए लोगों की हड्डियां पड़ी हुई हैं। औरत डर जाती है हवा की आवाज से और उस इंसान की खामोशी से कि इंसान इतना खामोश क्यों है। और फिर उस इंसान से डर करके वो औरत सवाल पूछती है, आर यू अलाइव और नॉट? जिंदा भी हो या मर गए? यहाँ शी के बजाय देयर आप पढ़िएगा, क्योंकि गलत हो जाता है जब भी इमेज बनाई जाती है तो स्पेलिंग्स एरर हो जाते हैं उसमें। तो ये कहती है, इज देयर नथिंग इन योर हेड? तुम्हारे दिमाग में कुछ चल नहीं रहा है कि तुम मेरे सामने बैठे हो, मुझसे बात नहीं कर रहे हो, प्रेम की बातें करो मुझसे। वो इंसान कुछ बात नहीं करता प्रेम की, और सिर्फ कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। बीच में उस औरत के दिमाग में कुछ पंक्तियां गूंजती हैं जब वो इंसान नहीं बोलता है तो, और वो पंक्तियां होती हैं, दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज, जो शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट से लिया गया है। ये एरियल्स का सॉन्ग है, याद रखिएगा। ये दो बार आ चुका है, यानी शेक्सपियर की द टेम्पेस्ट दो बार रिपीट हुई है इस पूरे पोएम में। और फिर से एक और लाइन उसके दिमाग में आता है, ओ दैट शेक्सपियरियन रैग। यहाँ शेक्सपियर की स्पेलिंग गलत लिखी गई है, पर यहाँ शेक्सपियरियन जो लिखा हुआ है वो सही लिखा है। दो गाने उसके दिमाग में आते हैं इस समय, जैसे लोग बैठे बैठे गुनगुनाते हैं वैसे ये लड़की पगला रही है और गुनगुना रही है। और ओ दैट शेक्सपियरियन रैग जो है, इसको कंपोज किया है हरमन रूबी और जेन बैक ने। यहाँ शेक्सपियरियन की जो स्पेलिंग है, जो मैंने आपको ये स्पेलिंग बताया, यहाँ जानबूझ करके बिगाड़ी हुई है। यानी जैसे शेक्सपियर जैसे महान पोएट का नाम एक हल्के फुल्के भद्दे लोकप्रिय गीत के रूप में इस्तेमाल किया है यहाँ एलियट ने, कि कोई भी लड़की, कोई भी औरत किसी भी तरीके से किसी भी मर्द के साथ बैठे हुए और ये गाना गा रही है।
यहाँ दो बातें आपको याद रखनी होगी, हाई कल्चर या हाई ब्रो और लो कल्चर या लो ब्रो। कल्चर को यहाँ ब्रो भी कहा गया है, या दूसरा जो है वो है लो कल्चर या लो ब्रो। हाई कल्चर का मतलब होता है जैसे शेक्सपियर टाइप के व्यक्ति जो हाई कल्चर के लोग हैं, उनको लो कल्चर यानी म्यूजिक के रूप में बदल दिया गया है, जैसे ये आपको दिखाया गया है शेक्सपियन रैग को। तो यहाँ सांस्कृतिक पतन यानी कल्चरल डिग्रेडेशन का संकेत है कि हाई कल्चर को लो कल्चर में कैसे गिराया जा रहा है। अचानक वह औरत कहती है, व्हाट शैल वी डू टुमारो। यानी जब वो बंदा बात नहीं कर रहा होता है तो पूछती है व्हाट शैल वी डू टुमारो। जवाब मिलता है, आखिर में वो बंदा जवाब देता है, द हॉट वाटर एट 10। यानी सुबह 10 बजे गर्म पानी चाहिए मुझे। यानी जिंदगी में अब कोई फीलिंग्स है ही नहीं, यहाँ तो केवल रूटीन बन चुकी है। वो जो पूछ रहा है क्या करेंगे हम, वो सिर्फ जवाब दे रहा है कि हम 10 बजे ये करेंगे, 4 बजे ये करेंगे, 5 बजे ये करेंगे। पूरा का पूरा रूटीन बता रहा है वो। प्यार का, फीलिंग का कोई जगह नहीं है उसकी लाइफ में। या ये इंसान मॉडर्न ह्यूमन को रिप्रेजेंट करता है। पूरे के पूरे मॉडर्न ह्यूमन के अंदर कोई फीलिंग्स, कोई लव, कुछ भी नहीं है। वहां दोनों ऐसे बैठे हुए हैं मानो कि शतरंज का खेल चल रहा हो, जहां चालें तो चली जा रही हैं पर चेस बोर्ड पर नहीं, लोगों के दिलों पर। अब इस पार्ट का सेकंड सीन शुरू होता है। ये सीन है पब का। एक पब है जिसमें वर्किंग क्लास वर्ल्ड को दिखाया जाता है। ऊपर में अपर क्लास वर्ल्ड था और यहाँ सेकंड में वर्किंग क्लास दुनिया दिखाई जा रही है। पब याद रखिएगा, ये जो बैठी है ये है लड़की LIL, लिल, जिसकी एज 31 ईयर है। यह थकी हुई है, परेशान है और समय से पहले ही बूढ़ी दिख रही है। उसका पति एल्बर्ट 4 साल सेना में रहने के बाद घर लौटने वाला है और ये पब में बैठी है। लोग लिल को घेर करके बोलते हैं, एल्बर्ट आएगा, खुद को थोड़ा ठीक तो कर लो। लिल चुपचाप सुनती है और उन्हें बताती है अपने इस सेहत का राज। कहती है उसने बच्चों से बचने के लिए, यानी कि प्रेगनेंसी से बचने के लिए दवाइयां ली है, प्रेगनेंसी का पिल लिया हुआ है और इसके कारण उसके दांत गिर गए हैं, शरीर टूट गया है और वो बूढ़ी लग रही है। तो मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, सिर्फ उस दवाओं के कारण हुआ है मेरा ये हाल। लोग उसे डांटते हैं, तुम अभी 31 साल की हो, अगर तुम पति को खुश नहीं रख पाओगी तो कोई और रख लेगा। यानी सब इंसान आजाद है, यहाँ पति पत्नी के रिश्ते को भी मजाक बनाया गया है। लिल बस सुनती रहती है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। पब में आसपास लोग बैठे हुए हैं। वहां बिल है, लू है, LOU, और मे है। ये 3 नाम का जिक्र किया है एलियट महोदय ने। कई सारे लोग बैठे हुए हैं आसपास, लेकिन ये 3 लोग जो हैं स्पेसिफिकली यहाँ करेक्टराइज्ड किए गए हैं। सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं उस लड़की से, उस औरत से, लेकिन किसी को किसी की तकलीफ से फर्क नहीं पड़ता कि उसे तकलीफ है, क्यों तकलीफ है, ये समझना सुनना नहीं है उन्हें। उन्हें बस यही समझ में आ रहा है कि जो वो कह रहे हैं वो ये सुने और ये करे। अगर एल्बर्ट को ये खुश नहीं रखेंगी तो कोई और औरत होगी जो उसे खुश रखेगी। वहां बार बार एक आवाज गूंजती है, हरी अप प्लीज इट्स टाइम। यह सिर्फ पब बंद होने की आवाज नहीं है, यह जिंदगी के खत्म होने की चेतावनी है। और ये आवाज बार बार गूंजती है। वो 5 बार यह बात बोलता है, हरी अप प्लीज इट्स टाइम, कि सब लोग, रात हो चुकी है, अब निकलो यहां से, अपने अपने घर जाओ। अंत में सब लोग हार मान करके उठ जाते हैं क्योंकि अब बंद होने वाला है वो पब। और एक दूसरे से सब लोग गुड नाइट कहते हैं, गुड नाइट बिल, गुड नाइट लू, गुड नाइट में। और इस सेकेंड पार्ट के लास्ट में जो लाइन होती है, गूंजती है, वो है गुड नाइट लेडीज, गुड नाइट स्वीट लेडीज। ये लाइन लास्ट लाइन है सेकेंड पार्ट का और ये शेक्सपियर के हैमलेट से लिया गया है। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज देखते हैं। याद रखिएगा एमसीक्यूज खत्म होने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को एक साथ बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा पोएम का सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट और क्यों फोर्थ पार्ट केवल 10 लाइन की है। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी एलियट की कि वो केवल 10 लाइन का एक पार्ट बनाया, क्यों नहीं उसे थर्ड या फिफ्थ पार्ट में ऐड कर दिया, क्यों 5 पार्ट्स में ही बनाया गया इस पोएम को। शेक्सपियर, जॉन वेबस्टर, थॉमस ग्रे, बहुत सारे ऐसे राइटर्स के वर्क जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेफर किए गए हैं इस पोएम में।
जो यूज किए गए हैं इस पोएम में वो आपको बताया जाएगा, और ये भी कि पूरे पोएम्स में किस किस लैंग्वेज का यूज किया गया है। जैसे भी आपको फ्रेंच मिला, जर्मन मिला, ऐसे किस किस लैंग्वेज का जिक्र किया गया है और किस राइटर या किस मिथोलॉजी से लिया गया है, इंस्पायर हुआ है पोएट, और भी बहुत कुछ जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। पार्ट 2 अ गेम ऑफ चेस, जो स्टार्ट होता है 104 से 145 तक। इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो इसके पहले वाला पार्ट 1 का एमसीक्यूज दिया था उसका आंसर की मैं भूल गया था। आंसर की आप यहां से ले सकते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो इन आंसर को चेक कर सकते हैं। यानी मैंने यहाँ हर क्वेश्चन को उसकी सही कैटेगरी, सीन और थीम के अकॉर्डिंग एक सिस्टमेटिक और लॉजिकल सीक्वेंस में रखा है, ताकि पोएम की स्ट्रक्चर आपको साफ दिखाई दे और आपको YouTube पर अलग अलग वीडियोस ढूंढने में टाइम न बर्बाद करना पड़े, ना ही इधर उधर की वेबसाइट खोजनी पड़े, और ना ही अलग अलग बुक्स, वेबसाइट्स या YouTube चैनल से बिखरे हुए फैक्ट्स एक जगह समेट कर लिखने या उन्हें याद करने के लिए मजबूर होना पड़े। जो भी यहाँ एक्सप्लेन किया गया है वह डिटेल में एक जगह रखा गया है, कंसेप्चुअली कनेक्टेड है और इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि एक बार पोएम अगर आपको समझ में आ जाए तो कभी वह भूले ना। सीन फर्स्ट है द लग्जूरियस ड्राइंग रूम। आपको बताया था मैंने सीन फर्स्ट सीन सेकंड के बारे में, जो अपर क्लास एपिसोड को रिप्रेजेंट करता है। न्यूरोटिक साइलेंस है वहां पर, ब्रोकन कम्युनिकेशन है, बैरन सेक्सुअलिटी है। क्वेश्चन नंबर 104 शुरू करते हैं। द टाइटल अ गेम ऑफ चेस कम्स फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए शेक्सपियर्स हैमलेट से लिया गया है, बी थॉमस मिल्टन्स प्लेज अ गेम ऑफ चेस एंड वीमेन बिवेयर वीमेन से लिया गया है, सी मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, या डी चॉसर्स कंटेरबरी टेल से लिया गया था। आपको पता होना चाहिए कि जो गेम ऑफ चेस है थॉमस मिडल्टन के दो नाटकों से, दो प्ले से लिया गया है। फर्स्ट है अ गेम एट चेस, एक्चुअली ऑफ नहीं है, एट है, अ गेम एट चेस से लिया गया है। सेकंड जो है वो वीमेन बीवेयर वीमेन से लिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 105 चलते हैं। पार्ट सेकंड यानी अ गेम ऑफ चेस जो है वो स्ट्रक्चरली डिवाइड है कितने पार्ट में? वो है 1 एपिसोड में, 2 एपिसोड्स में, 3 एपिसोड्स में या 5 एपिसोड्स में। तो आपको बताया जा चुका है ये 2 एपिसोड्स या 2 सीन्स में डिवाइड है। और एक और बात, जो फर्स्ट एपिसोड है उसे अपर क्लास ड्राइंग रूम कहा जाता है और जो सेकंड है उसे लोअर क्लास या वर्किंग क्लास या ईस्ट एंड पब के नाम से कहा जाता है। तो आपको इसके तीनों नाम आपको याद रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 106 है द सेंट्रल थीमेटिक फोकस ऑफ अ गेम ऑफ चेस इज fertility rituals, failure of love, sexuality in the modern world, heroic war memory या religious devotion से। तो आपको पता है कि ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 107 है द चेयर शी sat in like a burnished throne recalls the image of Queen Elizabeth the First, क्लियोपाट्रा, डिडो या लेडी मैकबेथ। आपको बताया गया था कि एंटनी एंड क्लियोपाट्रा जो विलियम शेक्सपियर की एक नाटक है उसकी जो क्वीन है क्लियोपाट्रा, उससे ये रिकॉल किया गया, उसके इमेज से रिकॉल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 108 है बिसाइड्स मिल्टन एंड शेक्सपियर व्हिच एपिक वर्क्स बुक 4 इज इकोड इन द ओपनिंग इमेजरी। जो ओपनिंग इमेजरी है जहां वो सिंहासन पर बैठी हुई है, शानदार कमरे सजे हुए हैं, लग्जूरियस जो उसका आर्टिफिशियलिटी है वहां दिखाई जा रही है उस कमरे की, वो मिल्टन और शेक्सपियर के अलावा किस एपिक से लिया गया है? जो बुक 4 यहाँ पर आपको रेफरेंस भी दे दिया है उसने, कभी कभी बुक 4 नहीं देगा। एक और बात, बहुत सारे क्वेश्चन में पिछले के वीडियो में मैंने लिखा भी था कि किस एग्जाम में ये पूछा गया है, पर इस बार नहीं लिख पाया, मैं बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि एक एक को ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने नोट्स तो बनाया है, नोट्स में ये भी बनाया है कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, पर किस एग्जाम में पूछा गया है उसको ढूंढने के लिए मुझे पीवाईक्यूज और दूसरे रिसोर्सेज पर जाना पड़ रहा था, जो बहुत टाइम टेकिंग था, इसलिए मैंने इस बार नहीं लिखा है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हम चलते हैं फिर से क्वेश्चन पर। तो ये क्या दांतेस के इन्फर्नो से लिया गया है, मिल्टन्स के पैराडाइज लॉस्ट से, होमर्स के ओडिसी से या स्पेंसर्स के फेरी क्वीन से? ये है मिल्टन्स का पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट के बुक 4 जो है वो उसमें डिस्क्राइब किया जाता है सैटर्न की फर्स्ट एंट्री। जब वो ईडन में आता है, वो देखता है ईडन की खूबसूरती को, जो डिसेप्टिव ब्यूटी होती है उस गार्डन की, जो पैरेलल है यहाँ ऑर्नेट एनेक्सिस ड्राइंग रूम की, अ गेम ऑफ चेस की, जहां वो अननेम्ड लेडी जो है वो बैठी हुई हैं। तो आपको ये भी पता हो कि मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट भी यहाँ पर रेफर की गई है एलियट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 109 है द एक्सेसिव एंड लैविश डेकोरेशन ऑफ द रूम सिंबलाइजेस। तो आपने देखा कितनी लैविश डेकोरेशन थी उस रूम की, तो ये क्या सिंबलाइज करता है? अ ट्रू आर्टिस्टिक ब्यूटी, मेंटल एंजाइटी एंड इनर एम्प्टीनेस, रिलीजियस फेथ या सोशल प्रोग्रेस। आपको देख करके पता चल गया होगा कि यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होने वाला है, क्योंकि यहाँ इनर एम्प्टीनेस को दिखाता है, एंजाइटी को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 110 में चलते हैं द सेवन ब्रांच्ड कैंडेलब्रा
in the room alludes to. आपने अगर देखा होगा इमेज जो मैंने बताया है अभी, क्यूपिड के बगल में एक झालर सी है जिसमें 7 जो है वो मोमबत्तियां लगी हुई हैं। तो जो 7 ब्रांच्ड कैंडलब्रा है रूम में, वो किसको एल्यूड करता है? कैथोलिक चर्च को, जिविश मोनार्क को, 7 वंडर्स को, या 7 डेडली सिंस को? तो यहाँ बी आपका ऑप्शन है सही। क्वेश्चन नंबर 111, हु इज क्यूपिडन यानी क्यूपिड इन द सीन? कौन है? आपको पता होगा कि ये है गॉड ऑफ लव। आते हैं 112 में, द अपर क्लास वुमन इन द फर्स्ट सीन इज ऑफन आइडेंटिफाइड एज, वो किसके रूप में आइडेंटिफाई की जाती है जो अपर क्लास वुमेन है? क्या वो मैडम सोसोस्ट्रिस है, मिसेस इक्विटन है, लिल है, या मैरी है? जिनका नाम नहीं लिखा गया है, ये आपको बताया गया है, उनका नाम नहीं लिखा है एलियट ने, लेकिन किसको एल्यूड किया जा रहा है, किसको आइडेंटिफाइड है? आपको याद होगा मैडम सोसोस्ट्रिस ने बोला था कि मैं हॉरोस्कोप मिसेस इक्विटन का खुद से देना चाहूंगी हाथ से। अगर आपको पता हो एलिमिनेशन का रूल, तो आपको पता है कि ये मैडम सोसोस्ट्रिस नहीं है, मैरी नहीं है, क्योंकि वो अपनी यादों में ही रहती है, जर्मनी की है वो। सी जो है वो है लिल। लिल जो है वो नेक्स्ट सीन में दिखेगा, सेकंड सीन में दिखेगा। बचा यहाँ पर बी मिसेस इक्विटन, ये आंसर है। अब आंसर ये कैसे है? आपको याद होगा मैडम सोसोस्ट्रिस ने कहा था कि जो हॉरोस्कोप है मिसेस इक्विटन का, उसे वो बाई हैंड देना चाहेंगी, वो पोस्टल कम्युनिकेशन के द्वारा नहीं देंगी, डाक के द्वारा नहीं भेजेंगी, क्योंकि इंटरसेप्शन का डर है उन्हें। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम से पूछा हुआ है ये। जो अपर क्लास की वुमन है, उसका जो हस्बैंड है वो सफरिंग फ्रॉम, किस चीज से, किस परेशानी से पीड़ित है वो? अब उसे हस्बैंड का नाम दिया गया है, हो सकता है वो हस्बैंड ना हो, बॉयफ्रेंड हो, या उसका लवर हो, पर यहाँ हस्बैंड दे दिया गया है। वो किससे परेशान है? तो वो ट्यूबरकुलोसिस से परेशान है, पीटीएसडी या शेल शॉक आफ्टर वर्ल्ड वॉर से परेशान है, वो एमनेसिया या पोवर्टी से परेशान है। तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लगेगा, समझ में नहीं आएगा कि वो बोल नहीं रहा है, उससे बोलना चाहती है वो, उससे बात करना चाहती है वो, पर वो जवाब नहीं देता है, और जो जवाब देता है वो मैकेनिकल जवाब देता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर सही है। पर ये है क्या? एक्चुअली पीटीएसडी जो है, इसे हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। ये मेंटल हेल्थ कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। और शेल शॉक जो है, ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम में एक टर्म यूज हुआ था, जो ओल्ड टर्म के रूप में जाना जाता है, जिसे अब हम पीटीएसडी कहते हैं। शेल शॉक क्या होता है? वो सोल्जर, वो सिपाही जो अफेक्ट हुआ था बॉम्ब एक्सप्लोजन से, कॉन्टिन्यूअस गनफायर से, या एक्सट्रीम फियर एंड स्ट्रेस ऑफ बैटल से, उसे शेल शॉक कहते हैं। आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो भी परेशानियां हुई, उस ट्रॉमा से वो गुजर रहा था, इसलिए वो नहीं बोल रहा था, इसलिए वो जवाब नहीं देना चाहता था, वो मैकेनिकल हो चुका था। तो ये आपको याद रखना होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 114, इन द डायलॉग बिटवीन द वुमन एंड हर विजिटर, देखिए यहाँ पे लिखा है विजिटर, अभी हस्बैंड लिखा, लवर भी बोल रहा है, बॉयफ्रेंड भी बोल रहा है, और इसे ये पॉसिबली टिरेसियस भी कहता है। टिरेसियस आपको पता होगा, ये सेंट्रल कैरेक्टर है, ऑब्जर्वर है इस पोएम का, जो मेनली थर्ड पार्ट में आता है, लेकिन यहाँ पॉसिबली माना गया है कि वो टिरेसियस हो सकता है, इसे टारेसियस नहीं कहते। और टिरेसियस स्पेनिश वर्ड है, द मैन। अब उस आदमी से, चाहे वो विजिटर हो, चाहे टिरेसियस हो, चाहे लवर हो, हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, ए आर्ग्यूज विद हर, क्या उसे लड़ाई झगड़ा करता है वो आदमी? रिमेन साइलेंट, डज नॉट स्पीक, शांत रहता है, नहीं बोलता है। रिसाइड्स पोइट्री, वो पोइट्री सुनाता है, दो चार लाइन गाता है वो। लीव्स इमीडिएटली, क्या वो तत्काल वहां से चला जाता है? तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि वो ज्यादातर समय नहीं बोलता है। अभी भी हम फर्स्ट सीन में ही हैं, पर ये फर्स्ट सीन में फिलोमल मिथ को रिप्रेजेंट करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 115 है, द रेफरेंस टू फिलोमिल कम्स फ्रॉम। अब जो फिलोमिल का रेफरेंस दिया गया है इसमें, जो उस अननेम्ड औरत और उस साइलेंट आदमी के पीछे जो पेंटिंग बनाई गई है जिसमें फिलोमिल का जिक्र किया गया है, वो उसका रेफरेंस कहां से दिया गया है? क्या ग्रीक मिथ फिलोमिल वायलेटेड बाय टोरियस, रोमन हिस्ट्री, या द बाइबल, या आर्थरियन लीजेंड से दिया गया? तो आपको बताया गया था ये ग्रीक मिथ है। फिलोमिल का रेप होता है उसमें टोरियस के द्वारा, जो राजा होता है, जो फिलोमिल का जीजा भी होता है, उसकी बहन का हस्बैंड भी होता है। एलियट फॉलोज विच वर्जन ऑफ द फिलोमिल स्टोरी? यहां ध्यान दीजिएगा, एलियट जो है, कई वर्जन, फिलोमिल स्टोरी के कई वर्जन हुए। जैसे एक कोई कहानी होती है, काफी फेमस होती है, उसके कई वर्जन होते हैं, संस्कृत का, हिंदी का, इंग्लिश का, किसी और लैंग्वेज का नया नया वर्जन होता है, और हर वर्जन में कुछ चीजें बदल दी जाती हैं। तो एलियट जो है वो किस वर्जन को फॉलो करता है अपने इस पोएम में? क्या ये ग्रीक ट्रेडिशन को फॉलो करता है, क्योंकि ये ग्रीक मिथोलॉजी है, ये ग्रीक ही स्टोरी है,
या बिब्लिकल ट्रेडिशन को, या ओविड के मेटामॉर्फोसिस को, या मिडिवल रोमांस को। तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा, ये ग्रीक ट्रेडिशन है तो कहानी ग्रीक की, पर ग्रीक के मिथोलॉजी को ये नहीं करता है फॉलो, ये करता है ओविड के मेटामॉर्फोसिस को। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहां दिया है कि इन ओविड्स मेटामॉर्फोसिस फिलोमल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, फिलोमल को बदल दिया गया किसमें? स्वॉलो में, नाइटिंगेल में, वुडपेकर में, या फिनिक्स में। याद रखिएगा, चूंकि ये ग्रीक स्टोरी है, लेकिन ग्रीक स्टोरी में फिलोमेल को स्वॉलो में किया था ट्रांसफॉर्म्ड, लेकिन ओविड के मेटामॉर्फोसिस में इसे नाइटिंगेल में किया गया ट्रांसफॉर्म। तो स्वॉलो भी मिलेगा, नाइटिंगेल भी मिलेगा, लेकिन एलियट ने ओविड को फॉलो किया है और ओविड ने नाइटिंगेल में ट्रांसफॉर्म किया था फिलोमेल को। तो आपको याद रखना होगा, फिलोमेल को और उसकी बहन को नाइटिंगेल में ट्रांसफॉर्म किया था गॉड्स ने, ग्रीक के। द सॉन्ग जुग जुग सिंबलाइजेज, अब ये सॉन्ग जो गाता है या गाती है ये नाइटिंगेल्स, वो किसको सिंबलाइज करता है? अ जेलस सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, अ बर्ड्स नेचुरल क्राई है ये, वल्गर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सैक्रेड लव, या अ मिलिट्री सिंगल। तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर सी है, वल्गर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सैक्रेड लव, क्योंकि यहाँ लोग गलत तरीके से उसे इंटरप्रेट करते हैं। उसे लगता है कि नाइटिंगेल जो गाना गाती है वो प्यार का गीत है, वो बड़े ही शांत स्वभाव में गाना गाती है, वो बहुत खुश है। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, वो प्रताड़ित है, वो दुखी है, उसके प्रेम का मर्डर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 119, द लाइन माई नर्व्स आर बैड टुनाइट, ये इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है इंटॉक्सिकेशन को, मेंटल स्ट्रेस एंड ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन को, फिजिकल फीवर को, या जॉयस एक्साइटमेंट को। तो यहाँ वो लड़की, वो अननेम्ड औरत जो है, वो कहती है माई नर्व्स आर बैड टुनाइट, ये इंडिकेट करता है बी ऑप्शन को, मेंटल स्ट्रेस को, ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन उसकी जो है वो बाधित हो चुकी है और मेंटली वो स्ट्रेस में जा चुकी है। रैट्स एले वेयर द डेड मैन लॉस्ट देयर बोन्स रेफर्स टू, ये आपको याद होगा, वो साइलेंट इंसान जो है उसके माइंड में चल रहा होता है ये बातें, किसे रेफर करता है? ऑप्शन नंबर बी। मैं सीधे ऑप्शन पर आ रहा हूँ, वीडियो बहुत लेंथी होने वाला है। व्हाई इज द लाइन दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज रिपीटेड, ये लाइन रिपीट होती है फर्स्ट में भी और सेकेंड पार्ट में भी, क्यों? क्योंकि emphasize डेथ एंड सी चेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, ये डेथ को emphasize करता है कि किस तरीके से लोगों की परेशानियां जो है वो सी की तरह बदलती हैं, चेंज होती हैं। 122 शेक्सपियरियन रैग रेफर्स टू, अब ये किसे रेफर करता है? अ सीरियस थिएट्रिकल परफॉर्मेंस को, पॉपुलर रैग टाइम पैरोडी सॉन्ग को, टॉन कॉस्ट्यूम को, या फ्यूनरल हिम को। आपने अगर पोएम पढ़ा होगा आपको याद होगा, ये बी, ये पॉपुलर रैग टाइम है, शेक्सपियर की पैरोडी गाया गया है यहाँ पर। 123 व्हाट शैल वी डू टुमारो, व्हाट शैल वी एवर डू सिंबलाइजेज, ये लाइन वो औरत कहती है अपने उस आगंतुक से, विजिटर से। ये क्या सिंबलाइज करता है? एम्बिशन उस औरत की, बोर्डम एंड एम्प्टीनेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, क्यूरियोसिटी, या प्लानिंग फॉर वेकेशन। तो आपको पता होगा ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। 124 द हॉट वाटर एट 10 एंड क्लोज्ड कार एट 4 सिग्निफाई, ये लाइन कहता है वो साइलेंट व्यक्ति जब बोलता है तो इस तरीके से मैकेनिकल आंसर देता है, ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है मैकेनिकल रूटीन का, ऑफ मॉडर्न लाइफ का। नंबर 125 इन द टाइटल एंड इमेजरी चेस सिंबलाइजेस, जो टाइटल और इमेजरी में है चेस वो सिंबलाइज करता है, ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, मैकेनिकल एंड स्ट्रेटेजिक ह्यूमन सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को। अब हम आते हैं सीन 2 में, द ईस्ट एंड पब, या लोअर क्लास एपिसोड, या वर्किंग क्लास पब को, जो मैकेनिकल सेक्सुअलिटी, फर्टिलिटी विदाउट लव, और सोशल डिके को। आपको याद होगा वो औरत गोली लेती है, बच्चे नहीं चाहती है इसलिए, तो वो फर्टिलिटी विदाउट लव था। क्वेश्चन नंबर 126 में देखते हैं, द सेटिंग शिफ्ट्स टू अ पब इन विच पार्ट ऑफ लंदन, किस पार्ट के लंदन में ये शिफ्ट होती है पब, और वो होती है ईस्ट एंड में। और एक ये भी चीज आपको पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि पब सीन में स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश जो है वो डेविएट होती है, यानी इंग्लिश का पोस्टमार्टम होता है इस पब सीन में। हु इज लिल, तो आपको पता है कि वर्किंग क्लास वुमन है ये लिल। हु इज एल्बर्ट, एल्बर्ट कौन है? तो एल्बर्ट जो है वो लिल का हस्बैंड है और एक सिपाही है। हाउ लॉन्ग हैज एल्बर्ट बीन अवे एट वॉर, कितने साल एल्बर्ट दूर रहा? वो था 4 years, यानी ऑप्शन नंबर सी। विच डे इज एल्बर्ट एक्सपेक्टेड टू रिटर्न होम, किस दिन एल्बर्ट आने वाला है घर? तो ये है संडे, संडे को आने वाला है घर। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। लिल हैज, लिल के कितने बच्चे हैं? यहाँ ऑप्शन देकर के आपको समझ में आ गया होगा, और छोटा सा मैंने डिटेल भी रखा है और ये डिटेल बता देता है कि यही आंसर आपका है। तो सी 5 चिल्ड्रन,
उसके 5 बच्चे हैं और फिफ्थ का नाम है जॉर्ज। ये एग्जाम में पूछा गया था फिफ्थ बच्चे का नाम, इसलिए आपके लिए लिखना पड़ा मुझे। ये जॉर्ज फिफ्थ बच्चे का नाम था और 5 बच्चे हो चुके हैं और ढेर सारे बच्चे होने वाले थे, इसलिए उसने फैमिली प्लानिंग के लिए, हालांकि 5 बच्चे हो ही गए हैं, फिर भी जब जागो तभी सवेरा उसने गोलियां लेनी शुरू की और जिसके कारण उसके दांत झड़े, शरीर जो है वो टूट चुका था, शरीर बीमार सा लग रहा था और उम्र से पहले ही वो उम्र दराज हो चुकी थी। यहाँ लिखा भी है 132 व्हाट कॉज्ड लिल्स फिजिकल डिक्लाइन। फिजिकल डिक्लाइन का क्या कारण है, जिसमें लॉस ऑफ टीथ पूछा गया था। लॉस ऑफ टीथ कैसे हुआ उसका लॉस ऑफ टीथ? ए लैक ऑफ मनी, टेकिंग एबॉर्शन पिल्स, वायलेंट एक्सीडेंट और डी ओल्ड एज। क्या वो ओल्ड एज हो चुकी थी? वास्तव में आपको पता होगा कि ये टेकिंग एबॉर्शन पिल्स है, वो एबॉर्शन पिल्स लेती है जिसके कारण उसका फिजिकल जो है वो डिक्लाइन करता है। व्हाट इज लिल्स एक्चुअल एज? आपको पता है, ऑप्शन नंबर बी 31 ईयर की वो थी। क्वेश्चन नंबर 134 है द फ्रेज हरी अप प्लीज इट्स टाइम इज स्पोकन बाय, वो किसके द्वारा बोला जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी द पब बारमैन या वेटर के द्वारा बोला जाता है। हाउ मेनी टाइम्स इज हरी अप प्लीज इट्स टाइम रिपीटेड? तो आपको बताया गया था बी 5 टाइम्स, 5 बार बोला गया था ये उस बारमैन या वेटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 136 है द टू वीमेन इन द पब रिप्रेजेंट, जो दो औरतें होती हैं पब में वो रिप्रेजेंट करती हैं पॉलिटिकल रिबेलियन को, टू डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न सेक्सुअलिटी को, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को, या इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस को। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। अब दो औरतें कौन सी हैं पब में? आपको याद होगा मैंने लिल के अलावा 3 और नाम लिया था, शायद आपको याद हो। इसमें एक था LOU, लू। लू जो है ये इसकी गॉसिप फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड है जो पब में होती है, एडवाइस देती है। इसके साथ 2 और लोग होते हैं, वो भी एडवाइस देते हैं। सब लोग एडवाइस देते हैं कि तुम थोड़ा सज लो, संवर लो, सही हो जाओ, वरना एल्बर्ट आएगा, देखेगा 4 साल के बाद उसकी पत्नी इतनी बूढ़ी हो चुकी है तो वो किसी और के साथ चला जाएगा या कोई और उसको रिझा लेगा अपने प्यार में। ये 2 औरतें हैं जो बैठी हुई हैं पब में, जो 2 फ्रेंड हैं, बाकी और जो है वो उसके आसपास के हैं, पड़ोसी हैं या कोई और है। 137 है गुड नाइट लेडीज, गुड नाइट स्वीट लेडीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ। ये लास्ट वर्ड्स हैं। वर्ड्स का मतलब यहाँ पे सेंटेंस कह सकते हो, पर ये वर्ड्स लिखा हुआ है, ये किसके हैं? तो ये है ओफिलिया के। हैमलेट की जो हीरोइन होती है ओफिलिया, उसके ये लास्ट लाइन है, ठीक है। और ये लास्ट लाइन है इस पार्ट का भी, सेकंड पार्ट का भी। 138 द ओफिलिया इल्यूजन कनेक्ट्स पार्ट सेकंड टू विच रिकरिंग थीम इन द वेस्टलैंड? फायर से, डेथ बाय वाटर से, रिबर्थ से, या एरिड ड्रॉट से। जो लास्ट लाइन ओफिलिया का था 137 में आपने देखा, वो किसको एल्यूजन करता है? वो द वेस्टलैंड के रिकरिंग थीम को एल्यूड करता है और वो है डेथ बाय वाटर, क्योंकि यही आपका एक पार्ट भी है इस पोएम का। डेथ बाय वाटर दिखाता है क्योंकि आपको शायद याद हो ओफिलिया जो है वो डूब करके मर जाती है। जब वो स्ट्रीम में जाती है फूल को इकट्ठा करने के लिए, उसके कपड़े भारी हो जाते हैं और पानी उसको अपने अंदर खींच लेती है। इस तरीके से ये सिंबलाइज करता है डेथ बाय वाटर। 139 द कंट्रास्ट बिटवीन द बर्निश्ड थ्रोन एंड द पब सीन हाइलाइट्स। अब क्या कंट्रास्ट दिखाता है इसमें? जो बर्निश्ड थ्रोन फर्स्ट सीन का है या जो पब सीन है सेकंड सीन का, वो कंट्रास्ट क्या दिखाता है दोनों के बीच में? द यूनिटी ऑफ इंग्लैंड, ये यूनिटी दिखाता है कि बड़ा छोटा सब एक साथ है, अमीर गरीब सब एक साथ है। शेयर्ड स्टेबिलिटी अक्रॉस ऑल सोशल क्लासेस, विक्ट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, या ब्यूटी ऑफ इंग्लिश कल्चर। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें सोशल क्लासेस चाहे कोई भी हो, चाहे अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, ये स्टेबिलिटी हमेशा है, हर किसी के लिए है। द सेक्शन प्राइमरली एक्सपोजेस, अब दिस सेक्शन प्राइमरली एक्सपोजेस किसे एक्सपोज करती है? और ये ऑप्शन नंबर बी है, ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैरिज। 141 द फर्स्ट सीन प्रेजेंट्स सेक्सुअलिटी एज, जो फर्स्ट सीन था उसमें सेक्सुअलिटी को कैसे प्रेजेंट की जाती है? वो है ड्राई, बैरन एंड न्यूरोटिक। याद रखिएगा, आपको न्यूरोटिक वर्ड मैंने यूज कराया था जब सीन फर्स्ट शुरू किया था इस एमसीक्यू में। द सेकेंड सीन प्रेजेंट्स सेक्सुअलिटी एज, जबकि सेकेंड सीन जो पब सीन है उसमें सेक्सुअलिटी को कैसे प्रेजेंट की जाती है? उसमें रैम्पेंट, मैकेनिकल एंड डिग्रेडिंग टाइप का यहाँ पर सीन है सेक्सुअलिटी का। द रिपीटेड साइलेंसेज एंड रेफरेंस इन पार्ट 2 मेनली कन्वे, जो बार बार साइलेंस दिखाती है उसकी, जो दोहराता है पार्ट सेकंड में, वो मेनली कन्वे करता है क्या? बी, इमोशनल डिसकनेक्शन को, कि अब लोग जो है इमोशनली डिसकनेक्ट हो चुके हैं अपने प्यार से। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है इस सेक्शन का, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ओवरऑल अ गेम ऑफ चेस फंक्शंस एज, कैसे काम करती है? अ लव पोएम के रूप में, a satire on modern relationships, a historical narrative, या जी a religious allegory। फिर से आप देखते ही समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर बी, a satire on modern
रिलेशनशिप ही इसका करेक्ट आंसर है। आंसर की को चेक कर लीजिएगा अगर आपको कोई परेशानी होगी। इस तरीके से खत्म होता है ये एमसीक्यू और एक्सप्लेनेशन। आशा है आपको समझ में आया होगा। कोई परेशानी हुई होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और लास्ट वीडियो में इस पोएम के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।